नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कक्षा 10वीं के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे और उनका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और पहला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध में अणु बम किस देश पर गिराया गया था। ये वास्तविक में पूछना चाहता है द्वितीय विश्व युद्ध में। किस विश्व युद्ध में? दूसरे विश्व युद्ध में। तो वो वास्तविक में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में अणु बम किस पर गिराया गया था। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नागासाकी जापान पर गिराया गया था। किस पर गिराया गया था? जापान पर। और ये गिराया किसने था? यूएसए ने, अर्थात अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने। ठीक है, तो ये जो है गिराया था अमेरिका ने। माफ करें, एक मिनट। गिराया था, ठीक है, ये अमेरिका ने गिराया था। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1 सितंबर 1939 से चालू हुआ था और 15 अगस्त 1945 तक चला था। ये कब से कब तक चला था? ये आपका चालू हुआ था 1 सितंबर सन 1939 से 15 अगस्त सन 1945 तक। ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, इस पर याद रखना, कुल मिलाकर अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। कितने गिराए थे? 2 परमाणु बम गिराए थे। तो 2 परमाणु बम गिराए थे किसने? जापान पर अमेरिका ने। ठीक है, तो हमारे इसका उत्तर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन, जापान। और इस बात को याद रखना, ये चला कब से तो कब तक था? 1939 से 1945 तक। किसने किस पर गिराया था? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, वो भी 2। समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं कुछ इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। किसकी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सॉरी, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध आपका जो है 28 जुलाई सन 1914 से 11 नवंबर सन 1918 तक चला था। तो इसकी डेट ये याद रखना, 2000, मैं कह सकता हूँ सन 1914 से 1918, लगभग 4 साल ये युद्ध चला था। कितने साल? लगभग 4 साल। समझ गए बात को? तो ये पहले क्वेश्चन का उत्तर था। अगला है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? या लीग ऑफ नेशन से कौन संबंधित है? थोड़ा इसमें टाइपिंग में स्प्रिंट है तो आप समझ सकते हो। तो वास्तविक में ये पूछना चाहता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने की थी? किसकी? लीग ऑफ नेशन की। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने करी थी, वो ये पूछना चाहता है। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वुडरो विल्सन ने की थी। किसने की थी? वुडरो विल्सन ने। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर पदार्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरोप की किस देश का था? तो क्वेश्चन का आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले हमें यह समझना है कि जो हमारा भारत है ना, जो हमारा भारत है वो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ आपको तस्वीर बनाने के प्रयास कर रहा हूँ।
तो मान के चलते हैं यहाँ कहीं यूरोप है, ठीक है, यहाँ कहीं का यही है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति रहा करता था इस यूरोप में, वो भी पुर्तगाली था, इसका नाम था वास्को दा गामा। वास्को द गामा, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसे आप वास्को डी गामा पढ़ते हो, तो आप वास्को डी गामा को वास्को दा गामा भी कह सकते हो, नथिंग प्रॉब्लम। तो क्या हुआ कि यहाँ पहले यूरोपियन देश से या सीधा व्यापार होता था भारत के साथ, यहाँ से पहले सीधा व्यापार होने लगा था, काफ़ी देशों से होता था मसालों का व्यापार। लेकिन क्या हुआ कि ये रास्ता किसी तरह बंद पड़ गया। अब तुम खुद समझ लो, यहाँ से हिमालय है, यहाँ से क्या है, हिमालय है, यहाँ आपका समुद्र है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। अब तुम खुद सोचो, यहाँ कहीं से तो आप यहाँ से आ नहीं सकते, यहाँ से इंटर कर नहीं सकते, यहाँ हिमालय है, इंटर कर नहीं सकते, तो आपके पास एक यही वाला मार्ग था जो कि बंद हो चुका है। अब यूरोप में क्या है, मसालों के शौकीन ज़्यादा थे लोग, मसाले खाने के। तो यहाँ से एक व्यक्ति जो है चलता है भारत की खोज के लिए, और वो इस तरीके से आता है, माफ़ करें, इस तरीके से आता है, चलता आता है, और वो सबसे पहले आपका इस पॉइंट पर पहुंचता है। ये अफ्रीका है, ये क्या है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के इस पॉइंट पर पहुंचता है, और इस पॉइंट का नाम है केप ऑफ गुड होप, द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से ऐसे ऐसे पट्टी पकड़ते 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 वो इस तरीके से यहाँ आ गया। कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब यहाँ पर आता है तो यहाँ का एक राजा है जो शासन कर रहा है, वो इस वास्तविक में वो लगभग इस तरीके से आया था, ठीक है। यहाँ पर जब वो आया तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह। यहाँ पर बंदरगाह जो है वो कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर आता है, और कालीकट बंदरगाह पर उसका एक राजा स्वागत करता है, और उस राजा का नाम होता है जमोरिन। क्या नाम होता है, जमोरिन। जमोरिन जब उसका स्वागत करता है और उसके बाद में अपने शासन में उसे ठहराता है, तो उसे मसालों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है, और बहुत सारे ऐसे मसाले देते हैं जो उसके यहाँ के लोगों को पसंद आएंगे, और उस स्वयं उसे भी। तो क्या करने लगा वास्को डी गामा, कि वास्को डी गामा ने यहाँ से नाव भर के मसाले भर लिए अपनी पूरी नाव में। अब जब ये पूरी नाव में भर लिए, अब मान के चलो ये यहाँ भारत से ये लेके गया है, मान के चलते हैं 1 रुपए का मसाला, लेकिन ये यूरोप में जाकर क्या करने लगा, ये यूरोप में जाकर के इसे 60 रुपए में बेचने लगा। अब आप खुद सोचो, आप कोई चीज़ 1 रुपए की खरीदो और उसे 60 रुपए में बेच दो, आपको कितना मुनाफा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अब वास्को डी गामा ने सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, ये धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। बहुत बड़ी कहानी है, इसको इतना विस्तार में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट में ही पढ़ना है। जब आप कभी इतिहास पढ़ेंगे 12वीं कक्षा करने के बाद, तब जाकर के आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ज़रूर। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पर आपसे ये पूछा जा सकता है कक्षा 10वीं में, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर आया था, तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। उसका स्वागत किसने किया था, तो उसका स्वागत जमोरिन ने किया था। किसने किया था, जमोरिन ने। अब बात को समझो कि ये किस सन में आया था, तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में 1498 में आया था। 20 मई 1498, 20 मई 1498 में आया था सबसे पहले। सबसे पहले कब आया, 20 मई 1498 में। तो सबसे पहले वास्को डी गामा भारत सबसे पहले कब आया, 20 मई 1498। तो ये पहली बार आया, लेकिन दूसरी बार भारत कब आया, दूसरी बार
दूसरी बार जो भारत आया है ये लगभग 1502 में। कब आया? 1502 में, ठीक है, लगभग 3 साल बाद। फिर ये 1524 में आया, फिर चला गया वापस मसाले साले लेके। तीसरी बार जो है ये 1524 में आया। फिर इसकी क्या होती है कि मृत्यु हो जाती है। कहाँ? भारत में ही, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हमारा है वो पूछ रहा था क्या कि समुद्री मार्ग से भारत पर आने वाला यूरोप का कौन सा देश था? तो पुर्तगाली थे ये जो वास्को डी गामा था ये कहाँ का था? पुर्तगाली था। ये कौन? वास्को डी गामा, ठीक है। सर्वप्रथम कब आया? 20 मई 1498। किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट के बंदरगाह पर। इस व्यक्ति का स्वागत किसने किया? ज़ैमोरिन ने। कहाँ से होते हुए आया था? अफ्रीका के द केप ऑफ गुड होप से होते हुए। समझ रहे हो बात को? दूसरी बार कब आया? 1502 में। तीसरी बार कब आया? 1524 में। समझ गए बात को? तो ये वास्को डी गामा के बारे में थी। इसी वजह से कहा भी जाता है भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन में काफ़ी कुछ मिला होगा समझने के लिए। अच्छा, इसी में आप देख सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं इंग्लैंड की राजधानी क्या है? यहाँ से आप कैपिटल्स भी देखते चलें। इंग्लैंड की राजधानी, कहाँ की राजधानी? इंग्लैंड की। तो ये राजधानियों के बारे में बात हो रही है, तो राजधानी बता सकते हैं आप क्या होगी? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो फ्रांस की क्या होगी? पेरिस, ठीक है। डेनमार्क की क्या होगी? तो डेनमार्क की जो है कोपेनहेगन्स है, यानी जिसे कोपेनहेगन्स कहते हैं, कोपेनहेगन, ये यहाँ की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। यहाँ की राजधानी लिस्बन है। तो अब राजधानी भी याद करते रहें, ठीक है। अगला है, भारत में गोद निषेध का सिद्धांत किसने लागू किया था? अब ये भारत में गोद निषेध से क्या मतलब है? ये जो गोद निषेध शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति को या किसी, पहले तो रियासतें हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे उन रियासतों की, है ना। तो गोद निषेध का मतलब है जैसे किसी राजा को कोई भी संतान नहीं है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की, वो राजा ना किसी भी दूसरे पुत्र को या दूसरे के पुत्र को गोद नहीं ले सकता, है ना। ये चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कहा भैया ये ना हो पाएगा। अगर किसी भी राजा को बेटा या बेटी नहीं है तो वह यह नहीं कहेगा या यह नहीं सोच सकता कि मैं किसी को गोद ले लूं और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूं। तो इस पर उसने पाबंदी लगा दी। उस पाबंदी को जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। इस पाबंदी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो याद रखना, अगर ये पूछा जाए व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन लाया, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। किसका सिद्धांत? जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब क्या होता है? कोई भी राजा को यदि बेटा या बेटी नहीं है तो वह किसी अन्य पुरुष के बेटा या बेटी को गोद नहीं ले सकता। अब ये लॉर्ड डलहौजी की इसकी पीछे मानसिकता ये थी कि जितनी भी रियासतें हैं, कुछ तो ऐसे राजा होंगे जिनको कोई भी संतान नहीं होगी, तो वो जो जितनी भी रियासतें हैं वो मैं अपने अर्थात अंग्रेजी शासन में शामिल कर लूँगा। ये इसकी सबसे बड़ी मानसिकता थी। उसमें कुछ राज्य चपेट में भी आए थे। अच्छा, इसका जो कार्यकाल था, किसका? लॉर्ड डलहौजी का। इसका जो कार्यकाल था ये 1848 से लेकर 1856 तक था। 1848 से लेकर 1856 तक। अच्छा, इसमें कितने हड़पे इसने? सबसे पहले सतारा को हड़पा सन 1848 में आते ही इसने, जब अपनी ये गवर्नर बन गया। फिर जयपुर और संभलपुर को हड़पा इसने। दूसरे नंबर पे किसको हड़पा? जयपुर और संभलपुर को हड़पा इसने।
सन 1849 में। तीसरे नंबर पर इसने जो है बाघाट को हड़पा सन 1850 में। चौथे नंबर पर इसने जो है उदयपुर को हड़पा, उदयपुर को हड़का 1852 में हड़पा। फिर इसके बाद में ये हो गया पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, और आपका जैसे मैं कह दूं 5वें नंबर पे आपकी आती है झांसी, है ना, झांसी 5वें नंबर पे झांसी, क्योंकि झांसी के राजा जो थे, झांसी की रानी, उसको उनको भी कोई बेटा नहीं था या कोई भी बेटी नहीं थी, तो उन्होंने गोद लिया था। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने घेर लिया और उन्हें भागना पड़ा था, और ग्वालियर में जाके सिंधियाओं ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, है ना। अगले नंबर पे है नागपुर। नागपुर को भी हड़पा 1854 में। 7वें नंबर पर करौली, करौली को 1855 में हड़पा। और 8वें नंबर पे अवध, ये 1856 में हड़पा। समझ रहे हो बात को? तो ये कुल मिलाकर के लगभग 8 राज्य ऐसे थे जो उसने हड़पे, है ना। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किस में मिलाए? अंग्रेजी शासन में। कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अब इसमें व्यायाधीश लिखा है, ये न्यायाधीश है। क्या है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। ठीक है, कितने वर्ष की आयु तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। दिल्ली में पहली लोक अदालत किस वर्ष गठित की गई? 1985 में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1985 में दिल्ली में पहली लोक अदालत। अगर सिर्फ ये पूछा जाए लोक अदालत तो 1982 में, लेकिन अगर पूछा जाए दिल्ली में पहली लोक अदालत तो 1985। अगर सिर्फ पूछा जाए लोक अदालत तो 1982। ओके। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? भैया सिंपल सी बात है, प्लासी का युद्ध जो लगभग 1757, यानी कि जो 1857 की, अभी जो मैं कुछ आपको क्वेश्चन बता रहा था ना महारानी लक्ष्मीबाई का, कि महारानी लक्ष्मीबाई का भी राज्य हड़पा था झांसी में, तो वो जो 1857 की क्रांति है उसी में मारी गई थी। कौन? हमारी रानी लक्ष्मीबाई। समझ रहे हो बात को? तो ये जो युद्ध हुआ था ये आपका लगभग 1757 में हुआ था, यानी कि 100 साल पहले। लगभग कितने साल पहले? 100 साल पहले। अब समझो 100 साल पहले ये युद्ध हो रहा है, 1857 की क्रांति के 100 साल पहले, और उस दिन जो है 23 जून 1757 था। क्या था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, एक मिनट, नवाब, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये इनके बीच में हुआ था। आप इसी में याद रख लेना एक बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है सन 1764 का हुआ था, सन 1764 में। काहे का युद्ध? बक्सर का युद्ध। समझ गए बात को? ओके। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब और हेक्टर मोनरो के बीच में। भारत में 2 सैन्य संस्थाओं के नाम लिखिए जहां सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आ जाता है आपका एनडीए। क्या जाता है? एनडीए, है ना। एक मिनट, इसको सही से लिखे देते हैं। एनडीए, एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। समझ रहे हो?
इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रक्षा अकादमी। भारतीय रक्षा अकेडमी। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी IMA। IMA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या होता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसे कहते हैं भारतीय सैन्य अकेडमी। क्या कहते हैं? भारतीय सैन्य अकेडमी। भारतीय सैन्य अकेडमी। समझ रहे हो बात को? तो ये दो संस्थाएं हैं जो आपको याद कर लेनी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारतीय रक्षा अकेडमी, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकेडमी। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को दिया जाता है ट्रेनिंग। इसमें भारत के जवानों को प्लस भूटान, नेपाल और भी तजाकिस्तान वगैरह यहाँ के लोगों को भी, सैनिकों को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला कह रहे हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। समझ गए बात को? ओके। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर किस नगर में मुकदमा चलाया गया था? तो ये दिल्ली के लाल किला पर चलाया गया था। किस पर चलाया गया था? दिल्ली के लाल किला पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल पर किस नगर में मुकदमा चलाया गया था? तो ये गोरखपुर होगा। क्या होगा? गोरखपुर। ओके। अगला है रामकृष्ण मिशन। क्या? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस नगर में की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के पास वेलूर में की गई थी और ये 1 मई, कब? 1 मई 1897 में की थी। और ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? सन 1897 में। कहाँ की थी? ये की थी कोलकाता के पास बेलूर शहर में। कहाँ की थी? कोलकाता के पास बेलूर शहर में। समझ के बात को? अगला क्वेश्चन, कोसी नदी बहती है। तो इस बात को याद रखना, ये कोसी नदी जो है वो बिहार में बहती है। कहाँ बहती है? बिहार में। और अगर आपसे पूछा जाए बिहार का शोक, क्या पूछा जाए क्वेश्चन? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को। ठीक है। अगला, निम्न में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये इनमें से 2 ही नदी हैं मुख्यतः जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, है ना, यानी कि उल्टी बहती हैं। इसमें से आपकी एक आपकी हो गई D नंबर पे नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती बहती हैं। कौन कौन बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती। एक मिनट। नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में माही नदी हो गई। ठीक है। साबरमती हो गई, लूनी हो गई। साबरमती, लूनी, तवा और शरावती। शरावती नदी और तवा नदी। कौन सी नदी? तवा नदी। ये सब नदियां हैं। ठीक है। ये सब क्या हैं? नदियां।
ठीक है, ये सब नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है आपका गुजरात है। और आपको पता है कैसी मिट्टी चाहिए कपास पैदावारी करने के लिए, बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। कपास पैदा करने के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है अच्छी मात्रा में। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। समझ गए बात को? ओके। अगला क्वेश्चन, चूड़ी का बाजार है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक, मिसप्रिंट हुई है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपहार है? तो याद रखना, भूमि जो है वो प्राकृतिक उपहार में आती है। भूमि किस में आती है? भूमि हो गई, स्वच्छ जल हो गया, समझ रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी प्राकृतिक उपहार में आती हैं। तो इसका उत्तर है भूमि, डी ऑप्शन। भारत में किन्हीं 2 तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में ऐसे 2 स्टेट बताने हैं जिनमें जो है तांबा का उत्पादन अच्छा होता हो। तो सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर आपका हो गया राजस्थान। समझ रहे हो? तो एक तो हो गया राजस्थान और एक हो गया मध्य प्रदेश। ओके, ये 2 राज्य हैं आपके। विश्व में किन्हीं 4 विकसित देशों के नाम लिखिए। हम 4 क्या, हम 10 लिखा देंगे, उसमें क्या है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे नॉर्वे, सबसे विकसित देशों में आएगा। नंबर 2 पर यूएसए। नंबर 3 पर आपका ब्रिटेन। नंबर 4 पर विकसित देशों में जैसे हम कह सकते हैं जापान। 5 पर आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी के बाद आपका आ जाएगा कनाडा। कनाडा के बाद आपका आ जाएगा 7वें नंबर पे, क्या बोलते हैं उसको, फ्रांस। 8वें नंबर पे रूस। 9वें नंबर पे आपका ये ऑस्ट्रेलिया। भारत है क्या? भारत कहीं पे भी नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं दिखेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आ गया इटली। ये 10 ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं। ओके, 4 पूछे थे, कोई भी नाम लिख दो आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो यहां से प्रश्न बनेगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? इसका उत्तर जानने से पहले एक बात याद रख लो, जितना भी मैंने बताया है आपको इस वीडियो में, आपको पूरा का पूरा नोट डाउन करना है आपको अपनी कॉपी पर, उसे एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर अगली सुबह फिर से एक बार इसको पढ़ लेना है अच्छे से। आप यकीन माने बहुत सारी चीज़ें मदद करेंगी। कभी भी पढ़ना बेकार नहीं जा सकता बेटा, इस बात को आप याद रख लेना। आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ आए ना आए, कभी ना आए मैं कहता हूँ, परंतु आप पढ़ोगे इतनी बड़ी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो कुछ काम में आएगा ही, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो ये कह रहे हैं भारत की गंगा कैसे कहते हैं, है ना। तो इसको नोट डाउन बहुत अच्छे से करते रहना सारे क्वेश्चनों को, जितने भी वीडियो में बताता हूँ। तो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत की गंगा, तो अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा तो हमारा उत्तर होगा कावेरी नदी। कौन सी नदी? दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहते हैं? कावेरी नदी को। अब बात आ जाती है सर कावेरी नदी, लेकिन यहां से एक और, यहां से अगर मैं प्रश्न बना दूं, प्रश्न नंबर 21, और मैं यह कह दूं कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, अब वो मतलब क्या है सर? अब आप खुद देखो, जो 20वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन जो मैंने 21वां क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें मैंने लिखा है सिर्फ दक्षिण की गंगा। तो ये इसमें भारत टर्म लगा हुआ है, इसमें एक शब्द लगा हुआ है भारत, और इसका उत्तर हो गया कावेरी। लेकिन अगर पूछ रहा है दक्षिण की गंगा तो उत्तर बदल जाएगा हमारा, और उस समय उत्तर हो जाएगा गोदावरी।
तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, इस बात की विशेष ध्यान रखना क्या, अगर वो पूछता है दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी है, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी है। समझ गए बात को। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये 20 ही क्वेश्चन है, अगली क्लास में 20 क्वेश्चन और होंगे। ऐसे ऐसे सारे प्रीवियस ईयर को कर लेंगे हम अपने कक्षा 10वीं की एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो उम्मीद है इससे काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएंगे, बशर्ते आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूर होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहें।